हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं समाजशास्त्र के 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो समाजशास्त्र की बीए की परीक्षा हो, एमए की हो, यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी बहुत उपयोगी होगी ये वीडियो। तो ये 100 प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, 100 प्रश्न छांट करके। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन इमाइल दुर्खिम का है। अगला प्रश्न है, सोरोकिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वार्ड का है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र अन्य किसी विज्ञान का सहायक नहीं है। यह स्वयं एक भिन्न तथा स्वायत्तपूर्ण विज्ञान है। यह कथन किसका है? दुर्खिम का। अगला प्रश्न दिया है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये जॉनसन ने किया है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है? तो ये रॉबर्ट बेस्टेड ने कहा है। अगला प्रश्न दिया है, एक दूसरे के साथ संबंधों के संदर्भ में समाजशास्त्र मनुष्य तथा इसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ए.पी. फेयरचाइल्ड का है। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन रॉबर्ट बेस्टेड का है। क्या कहा था रॉबर्ट बेस्टेड ने? कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के लिए एथनोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था, लेकिन ये विद्वानों द्वारा स्वीकार न किया गया था। और समाजशास्त्र को फिर समाजशास्त्री इसका नाम रखा गया था। शुरू में अगस्त काम्टे ने सामाजिक भौतिकी इसका नाम रखा, लेकिन वो भी विद्वानों द्वारा स्वीकार न किया गया। तो उसी भी जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी सुझाव रखा था, प्रस्ताव रखा था एथनोलॉजी शब्द का समाजशास्त्र के लिए, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा ये भी स्वीकार न किया गया। फिर इसका नाम समाजशास्त्री रखा था अगस्त काम्टे ने। तो एथनोलॉजी शब्द का सुझाव दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। किसने कहा है कि क्रांतियाँ बनाई नहीं जाती, वे आती है? तो वेंडल फिलिप्स। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग टाइनबी ने किया था। कौन सी क्रांति को टाफलन ने पहली लहर कहा है? तो कृषि का आविष्कार। निम्नलिखित में से किसे अगस्त काम्ट अपना आदर्श मानते थे? तो अगस्त काम्ट अपना आदर्श सेंट साइमन को मानते थे। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को एक संश्लेषी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है? तो संश्लेषी विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? अगस्त काम्टे ने। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को अपने से पूर्ववर्ती विज्ञानों पर आश्रित एक नवीन एवं जटिल विज्ञान कहा है? तो ये भी अगस्त काम्टे ने ही कहा है। नेक्स्ट है, मानवता का धर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये अगस्त काम्टे ने किया है। अगला प्रश्न दिया है, अगस्त काम्ट को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रेमंड एरो का है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। यह कथन किसका है? तो यह कथन जे.एस. मिल का है। अगस्त काम्ट की प्रथम रचना है। तो अगस्त काम्टे की प्रथम रचना कौन सी है? ए
प्रोस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक पिता माना जाता है। तो समाजशास्त्र के दूसरे संस्थापक पिता हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक एकता की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। तो सामाजिक एकता की अवधारणा को इमाइल दुर्खिम ने प्रस्तुत किया था। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर समाजों में भेद करने वाला विद्वान कौन है। तो इसमें भी दुर्खिम होगा, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता पाई जा सकती है। तो सावयवी एकता केवल जटिल समाजों में पाई जा सकती है, केवल जटिल समाजों में। दुर्खिम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है। तो समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाएगी यांत्रिक एकता। अगला प्रश्न है, फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंच सोरोकिन के रूप में इमाइल दुर्खिम ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। तो इमाइल दुर्खिम की मृत्यु के बाद नैतिक शिक्षा उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, मोरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा। दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति का सिद्धांत दिया है। तो जो विसंगति का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है वो कौन सी पुस्तक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने दूसरा सिद्धांत भी दिया है विसंगति के सिद्धांत के अलावा, वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत भी इसी पुस्तक में दिया है दुर्खिम ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा संबंधित है। तो ये दुर्खिम से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द को किसने प्रस्तुत किया। तो ये भी इमाइल दुर्खिम ने ही प्रस्तुत किया था, दमनकारी और प्रतिकारी कानून। दुर्खिम के अनुसार प्रतिकारी कानून किस प्रकार के समाज से संबंधित है। तो प्रतिकारी कानून सावयवी एकता से संबंधित है। इमाइल दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है बाह्यता और बाध्यता में, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण हेतु किस जनजाति के अध्ययन को आधार माना है। तो अरुंटा जनजाति को। नेक्स्ट है, धर्म के सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित है। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसका है, इमाइल दुर्खिम का है। अगला है, टोटमवाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो टोटमवाद सिद्धांत के प्रणेता भी इमाइल दुर्खिम ही है। नेक्स्ट है, समाज की यांत्रिक एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है। तो यांत्रिक एकता की अवस्था में होता है दमनकारी कानून। समाज में सावयवी एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है। तो सावयवी एकता की अवस्था में होता है प्रतिकारी कानून। नेक्स्ट दिया है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार दमनकारी कानून समाज में पाए जाते हैं। तो दमनकारी कानून किस प्रकार के समाज में पाए जाते हैं, आदिम समाज में। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा संबंधित है। तो ये भी इमाइल दुर्खिम से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, समाज में आदर्श विहीनता एवं नियम विहीनता की अवधारणा किससे संबंधित है। तो आदर्श विहीनता और नियम विहीनता की अवधारणा भी इमाइल दुर्खिम से संबंधित है। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के 3 आधार हैं। तो वो कौन कौन से आधार है, वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति, ठीक है। अगला है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है, मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न दिया है, किसने धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक माना है। तो धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक किसने माना है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, वेबर ने साम्राज्यवादी संदर्भ में प्रभुत्व का आदर्श प्रारूप निर्मित किया। ये सत्य है, सत्य। तो ये सत्य है। किस विद्वान ने यह कहा है कि वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जनक थे। तो मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के जनक किसने कहा है, किंग्सले डेविस ने। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा हुआ है। किसने वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक है। तो आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। आगे दिया है,
कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। यह विचार किसके है? तो यह विचार है कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, समाज में धन का समान वितरण होना चाहिए, ऐसा किसने लिखा है? तो ये भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा है। धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, यह किसका कथन है? यह कार्ल मार्क्स का कथन है। आगे दिया है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये मैंने सही करके ही लिखे हैं। तो पहला क्या होगा? आदिम साम्यवाद, दूसरा प्राचीन समाज, तीसरा सामंती समाज और चौथा होगा मध्यवर्गीय या बुजुर्गा समाज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही कालक्रम है, मार्क्स के द्वारा बताए गए समाजों का सही कालक्रम है। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप में निर्णायक तत्व है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एंजल्स का है। एंजल्स। मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न दिया है, समाजशास्त्र के दिल्ली संप्रदाय को विकसित करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान एम.एन. श्रीनिवास का है दिल्ली संप्रदाय को। ठीक है, दिल्ली संप्रदाय को विकसित करने में एम.एन. श्रीनिवास का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया है? तो वो डी.पी. मुखर्जी ने, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने। पूरा नाम क्या है इनका? धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया है? तो इसमें हो जाएगा A.R. देसाई। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु अधीनस्थ दृष्टिकोण पर बल दिया है? तो अधीनस्थ दृष्टिकोण पर बल दिया है अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय समाज के अध्ययन हेतु अधीनस्थ दृष्टिकोण पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बल दिया था। आगे है, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु पुस्तकीय एवं क्षेत्राधिकारित दृष्टिकोणों के समन्वयात्मक रूप पर बल दिया है? तो वो दिया है कर्वे ने। कर्वे का पूरा नाम क्या है? इरावती कर्वे। इरावती कर्वे। जाति प्रथा की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है? तो डेनियल एबेटसन। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह नैसफील्ड का कथन है कि व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, नैसफील्ड का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि आर्यों की विजय के पूर्व भारत में कृष्ण वर्ण के लोग निवास करते थे तथा आर्य वर्ण से उनकी घोर शत्रुता थी? तो ये कहा है वेस्टरमार्क ने। किसने कहा है कि जाति व्यवस्था का सूत्रपात इंडो आर्यन लोगों के आने से हुआ है? तो ये J.H. हट्टन ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि जाति समाज की प्राकृतिक उपज है जिसके निर्माण में धर्म का कोई भी हाथ या महत्व नहीं रहा है? ये किसने कहा है? ये नैसफील्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति आर्थिक संघों से मानी है? तो डेनियल एबेटसन। डेनियल एबेटसन। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार जाति व्यवस्था आर्यों, द्रविड़ों और भिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों के पारस्परिक मिलन का ही परिणाम है? तो ये किसने कहा है? शरद चंद्र राय ने। शरद चंद्र राय ने कहा है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है? जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है जो गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहाँ से देश के अन्य भागों में ले जाया गया है। तो ये किसने कहा है? ये G.S. घुरिया ने कहा है।
जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये का पूरा नाम क्या है? पिछली कई वीडियो में मैंने बताया जी.एस. घुरिये का पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये। अगला प्रश्न दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों व जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार का शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाव की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में अनुसूचित जनजातियों व जातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की रक्षा और उनको सभी प्रकार के शोषण सामाजिक अन्याय से बचाव की व्यवस्था का प्रावधान है अनुच्छेद 49 में। किसने कहा है कि सामाजिक संस्तरण की प्रणालियों में भारतीय जाति व्यवस्था अप्रतिम है? तो ये किसने कहा है? बोटोमोर ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति में विविधता को पहचानने की अद्भुत शक्ति है? तो ये डी.पी. मुखर्जी ने कहा है, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय सामाजिक विचारक है जिसने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया है? तो ये भी डी.पी. मुखर्जी होगा। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया है? सांस्कृतिक निर्माण और संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रिया में आर्थिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह किसने कहा है? तो यह धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने ही कहा है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये डी.एन. मजुमदार का है। किसने कहा है कि मुखर्जी की सामाजिक विचारधारा में एक सार्वभौमिक स्वर है? तो ये बोगार्ट्स ने कहा है। बोगार्ट्स ने क्या कहा है? कि मुखर्जी की सामाजिक विचारधारा में एक सार्वभौमिक स्वर है। डी.पी. मुखर्जी ने इतिहास को समझने के लिए पद्धति की प्रासंगिकता की विवेचना की। कौन सी पद्धति थी? मार्क्सवादी। इसमें होगा मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या किसने की है? तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की है डी.पी. मुखर्जी ने, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, मूल्यों का समाजशास्त्र से संबंधित है? तो आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी से संबंधित है मूल्यों का समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है, मूल्य व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों का विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आर.के. मुखर्जी का है, राधा कमल मुखर्जी का है। आर.के. मुखर्जी का पूरा नाम है राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी इनका पूरा नाम है, आर.के. मुखर्जी का। किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है? किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है? तो ये हर्बर्ट रिजले ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो लगभग ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही है, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। कई बार रिपीट हो चुका है पेपर में। अगला प्रश्न है, किसने लौकिकीकरण शब्द प्रतिपादित किया है? तो लौकिकीकरण शब्द किसने प्रतिपादित किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण और ब्राह्मणीकरण ये एम.एन. श्रीनिवास की ही अवधारणाएं हैं। किस विद्वान ने कहा है कि जाति की प्रतिष्ठित भूमि भारत है? तो ये कहा है एस. कोनिंग ने। अगला प्रश्न है, वृहद परंपरा और लघु परंपरा के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम जुड़ा हुआ है वृहद परंपरा और लघु परंपरा से। किस विद्वान ने कहा है कि भारतीय सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक प्रतिमान विविधता एवं एकता के द्वारा ही जाने जाते हैं? तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। इसमें एम.एन. श्रीनिवास होगा आपका। अगला प्रश्न दिया है, किस विद्वान ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में विविधता के प्रमुख आधार नरजातीय उद्भव, धर्म एवं भाषाएं हैं? तो ये एस.सी. दुबे ने कहा है। अगला प्रश्न है, समाज मूल्यों का संगठन और संलग्न है?
संकलन है, सॉरी, समाज मूल्यों का संगठन और संकलन है। यह कथन किसका है? यह कथन राधा कमल मुखर्जी का है। अगला प्रश्न दिया है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य के कितने आयाम उपागम हैं? तो 3 उपागम है, ठीक है। और जैविक, सामाजिक, आध्यात्मिक ये दे रखे हैं तीनों ही। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य के कितने आयाम हैं? 3। कौन कौन से? जैविक, सामाजिक, आध्यात्मिक। राधा कमल मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत मूल्यों के आयाम का संस्करण बताइए। तो जैविक, सामाजिक, आध्यात्मिक। घुरिये का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो जो घुरिये का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है वो कहलाता है भारत विद्या उपागम। जाति की उत्पत्ति के संबंध में माना के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो J.H. हट्टन माना के सिद्धांत के प्रवर्तक है J.H. हट्टन। और J.H. हट्टन की एक पुस्तक है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? J.H. हट्टन की। यह जाति ही है जो जनता के धार्मिक जीवन में अपने सदस्य की स्थिति को निश्चित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है A.R. देसाई का। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति व्यावसायिक नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन G.S. घुरिये का है। G.S. घुरिये। अगला प्रश्न है 93, जाति का पेशा परंपरागत होता है परंतु यह किसी भी अर्थ में आवश्यक नहीं है कि उसी के द्वारा सब या अधिकतर जातियां आज अपनी जीविका निर्वाह करती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेंस का। ये समाजशास्त्री बम्बई संप्रदाय से संबंधित है। तो आपके जो K.M. कपाड़िया है और दूसरा G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये और पैट्रिक गिड्स, ये तीनों ही बम्बई संप्रदाय से संबंधित है। बम्बई संप्रदाय से संबंधित है ये तीनों समाजशास्त्री। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय सामाजिक विचारक है जिसने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर दिया है? तो धुरजटी प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है, मूल्यों का संस्करण संबंधित है? R.K. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। साध्य मूल्य तथा साधन मूल्य की चर्चा किसने की है? तो राधा कमल मुखर्जी ने की है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ये पुस्तकें दी है विद्वानों की और सूची सेकंड में क्या दिया है? सूची सेकंड में उनके नाम दिए हैं। तो दी इंडियन साधुज पुस्तक किसकी है? G.S. घुरिये की। तो ये G.S. घुरिये पे मिल जाएगा। मैन एंड हिज हैबिटेशन, ये राधा कमल मुखर्जी की है। ओन इंडियन हिस्ट्री, तो ये D.P. मुखर्जी की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, तो ये S.V. केतकर की है। इस प्रकार से ये मिलान जोड़े मिल जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से कौन जुड़ा है? तो दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? इरावती कर्वे ने। तो ये थे हमारे सोशियोलॉजी के 100%, 99% है ये, 99 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इन्हें अच्छे से आप लोग इनकी तैयारी कर लीजिएगा।